भी एक ऐसी समस्या है जो कि गुरुग्राम में बना हुआ है। यहाँ पे लीचेड डंपिंग सिस्टम होता है, साथ ही साथ में अरावली में जो नए डंपिंग रेंज बार बार खुल रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या गुरुग्राम में बना हुआ है। इससे निपटने के लिए, क्योंकि प्रशासन में आप हैं और आपका एक मुख्य ऑब्जेक्टिव रहा है सरकार में आने से पहले भी, विधायक बनने से पहले भी, कि गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था होनी चाहिए चकाचौंध। तो ऐसे में उसके लिए क्या आपका रूट मैप, क्या आपका रोड प्लान? अभी मैंने बताया कि माननीय मनोहर लाल जी ने, जो पूर्व हमारे अब तो केंद्रीय मंत्री है, पूर्व सीएम रहे हरियाणा के, वो भी बंदवाड़ी में गए थे। एक ऐसा प्लांट लगाया जा रहा है बंदवाड़ी के अंदर भी कि जो कूड़ा वहाँ पे होगा उसका तुरंत वो भी रिसाइकलिंग हो जाएगा। और हम लोगों से बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, टी न्यूज़ के चैनल के माध्यम से, कि हमें भी कुछ ना कुछ आम जनमानस को भी उसमें सुधार करना होगा। हमारे यहाँ भी जो हम डस्टबिन रखते हैं, एक सूखे कूड़े का रखें, गीले कूड़े का रखें, तो सुधार हमेशा आम जनमानस से शुरुआत होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, आपके चैनल के माध्यम से भी, कि हम अपने घर से शुरुआत करें उसकी। और काफ़ी हद तक हमने किया भी है। अब जैसे सदर बाज़ार में आप जाके देखोगे तो हर दुकानों के आगे हमने डस्टबिन रखवाए हैं। कि हमें भी लगता है कि कुछ ना कुछ सुधार हमने अपने ऑफिस के कार्यालय के आगे, अपने घर में भी, तो हम चाहते हैं कि हर व्यवस्था ऐसे ही चले। और आने वाले समय में कुछ ही दिनों बाद हम बिल्कुल गुड़गांव को साफ सुथरा और अच्छा शहर बनाएंगे, जब कूड़े की रिसाइकलिंग होने शुरू हो जाएगी। एक हमारे साथ समस्या एक और भी है, बंदवाड़ी में दोनों जगह का, दोनों जिले का कूड़ा पड़ता है, गुरुग्राम का भी और फरीदाबाद का भी। हम चाहते हैं कि फरीदाबाद का जो कूड़ा है वो फरीदाबाद में ही पड़े, तो इससे वो भी समस्या हमारे साथ बहुत बड़ी है। उसके लिए अभी विधानसभा में हमने बात रखी थी, और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों बाद जो फरीदाबाद जिले का कूड़ा वो फरीदाबाद में ही डलेगा, वो कहीं भी अपना डंपिंग स्टेशन बनाए। और हमें बंदवाड़ी के लिए प्रॉपर, क्योंकि उस गांव के पास में पड़ता है, तो हमें उस गांव को सबसे और ज़्यादा फैसिलिटी देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उस गांव के लोग बहुत कूड़े से दुखी हैं। हम तो कहते हैं उसको आदर्श गांव घोषित किया जाना चाहिए, और वहाँ पर ज़्यादा सुविधा देनी चाहिए सरकार को। निगम का क्षेत्र आता है, लेकिन हमने अब की बार सदन में भी रखा कि बंदवाड़ी गाँव को अलग से सुविधा दी जाए कुछ ना कुछ। चलिए, और इसके लिए आगे क्या कार्य किए जाते हैं, जनता भी इस ओर देख रही है। लेकिन गुरुग्राम में जो कूड़े की समस्या है उससे निजात पाने के लिए जो आपने 100 दिन का रूट मैप बनाया है, वो बिल्कुल सराहनीय कदम है। मैं लौटूंगी, प्रदीप जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और जनमानस का कितना सहयोग होना चाहिए एक शहर के विकास के लिए, इस बारे में आपने जिक्र जरूर किया मुकेश जी, लेकिन प्रदीप जी विस्तार से मैं जानना आपसे चाहूंगी, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप ABCD क ख ग घ तो बताते हैं, लेकिन उसके साथ साथ रहने का तरीका, एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होती है, सिर्फ डिग्रियों तक सीमित नहीं होती है, आपके हाव भाव, आपके रहने का तरीका, इन सभी में मिली जुली होती है। गुरुग्राम में शिक्षा के क्षेत्र में और सुधार किस तरीके से किया जा सकता है? देखो, गुड़गांव के इनफैक्ट पूरे इंडिया की बात करें कि वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेके चलते हैं हम, तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक ज़रूरी है कि शिक्षा का उजियारा बगैर अमीरी गरीबी के भेदभाव के घर घर तक पहुंचना चाहिए। और गुड़गांव की, जहाँ तक जैसे विधायक जी बात कर रहे थे कि इंदौर की तरह पहले तो सौंदर्यीकरण हो, शहर एक तरीके से नहीं चमकता। मेरे ख्याल में गुड़गांव में कॉरपोरेट कल्चर के चलते प्रेशर तो बच्चों पे सबसे पहले शुरू होता, और स्कूलों के माध्यम से ही जो फ्यूचर है वो बाद में खड़ा होता। तो बहुत हद तक ज़रूरी है कि स्कूली शिक्षा, जैसे यदि मैं बड़ाई करूं सरकार की, ट्रिपल इंजन की सरकार आई, और पीछे CM साहब ने दोबारा से ओथ लेने के बाद से ही बगैर खर्ची पर्ची के नौकरियां बांटी। तो मेरे ख्याल से जब एक गांव से, एक कॉलोनी से, एक शहर से 18-18, 20-20 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लगे, तो मेरे ख्याल से फिर एक बार स्कूली शिक्षा का महत्व बढ़ेगा। पहले तो ये हो रहा था, किसी को एक बेटा है, 2 बच्चे हैं, तो वो कहता था पढ़ता हो पढ़ ले, नहीं तो मैं जो काम धंधा कर रहा हूँ वो ठीक है। पर अब जब वापस नौकरियाँ मिलनी शुरू होंगी, सरकारी नौकरियाँ मिलनी शुरू होंगी, तो स्कूली शिक्षा का महत्व बढ़ेगा। और स्कूली शिक्षा कॉरपोरेट कल्चर के चलते, स्किल बेस्ड शिक्षा के चलते बहुत हद तक ज़रूरी है कि गुड़गांव में उसका सर्वांगीण विकास हो। और नो डाउट मैं अपनी बात करूं तो GAV इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से, 19 ब्रांचेज के माध्यम से हम अपनी कोशिश तो कर ही रहे हैं कि कम से कम शिक्षा घर घर तक पहुंचे, बगैर अमीरी गरीबी के भेदभाव तक पहुंचे। और रही बात ओवरऑल डेवलपमेंट की, यदि शहर के हिसाब से बात करें तो स्कूलों के छोटे मोटे ढेर सारे मुद्दे होते हैं। जैसे स्कूलों के विधायक जी अब सरकार में हैं कि पॉल्यूशन के चलते स्कूल बंद हो जाते हैं,
कोरोना पोस्ट कोरोना हमने सारी चीज़ें देखी, तो स्कूल वाला होने के नाते सारे स्कूल वालों की तरफ से मेरा ये कम से कम गुड़गांव, दिल्ली की तो बात नहीं करेंगे, गुड़गांव तो खैर दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, तो कम से कम पॉल्यूशन के टाइम जब नवंबर दिसंबर जनवरी आती है तो एयर प्यूरीफायर से लेके 100 तरीके की फैसिलिटी आजकल आती हैं, तो स्कूलों की उन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाए तो नो डाउट स्कूल शहर के लिए बहुत बढ़िया करेंगे, अच्छा करेंगे। बहुत ही शानदार। और जिक्र किया आपने घर घर शिक्षा पहुंचाने का, मैं लौटूंगी इस सवाल के साथ में, लेकिन पीके द्विवेदी जी, इस बीच गुरुग्राम की जब बात की जाए तो यहाँ रियल एस्टेट बूम पर है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आपको गुरुग्राम के अंदर घुसते ही दिखाई देता है, यहाँ एमएनसीज हैं भरपूर। गुरुग्राम सिर्फ हरियाणा में नहीं, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं, देश भर में साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, साइबर हब है यहाँ पे, रैपिड मेट्रो यहाँ पे, तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं। लेकिन क्या आज भी गुरुग्राम अपने 100% स्कोप तक पहुंच पाया है? यानी कि यहाँ पे जो बिजनेस के अभी भी स्कोप हैं या फिर इंटरनेशनल ऑफिसेज जो यहाँ पे खुले हुए हैं, क्या अभी भी गुरुग्राम का उतना सदुपयोग कर पाए हैं? कहाँ कहाँ स्कोप अभी भी रहता है? मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और एलॉबरेट करना चाहूँगा कि जो एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, ये अभी अगर हमारा देश अगर इन स्थिति को हम मैच्योरिटी पर पहुंच जाएं, इसका मतलब हम विकसित देश के कैटेगरी में आ गए हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उससे जस्ट पहले 5 महीने पहले फरवरी 1947 के अंदर एक संस्था का फॉर्मेशन हुआ था, उसे हम कहते हैं ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और उसका पर्पज़ यही था कि हम इंडस्ट्री के अंदर, देखिए हम मकान तो बना लेते हैं, लेकिन उसको घर बनाने के लिए इंटरनल इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आज की अगर हम इंडस्ट्री की या किसी भी टाइप की इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो 90 से 95% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको जो सिस्टम्स हैं, जिस तरीके से डिफाइंड वे ऑफ वर्किंग उनको नहीं पता है। उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, और वो ऑर्गेनाइजेशन 1947 में बनी थी, लेकिन 1987 में उनका पहला जो बुक थी या गाइडलाइन थी वो रिलीज़ हुई थी। और उस चीज़ को लेकर के तब से तमाम चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। देखा जाए तो कंट्री के अंदर बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं और बहुत स्पीड से इम्प्रूव हो रही हैं, लेकिन उन चीज़ को करने के लिए हमें इस तरफ भी जाना चाहिए कि जो इंटरनल प्रोसेस है उस चीज़ को इम्प्रूव करें, लोगों को एजुकेट करें, डिफाइंड साइंटिफिक वे ऑफ वर्किंग बताएं, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री, हमारे आउटपुट, हमारे प्रोडक्ट की जो आउटपुट है, इफ़िशियंसी है, वो बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाए। तमाम इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो आज की डेट में वो लोग वही 50 साल पुरानी अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, और उससे उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही डाउन है। अगर हम सिस्टम से काम करेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ेंगे, लोगों को एजुकेशन देंगे, एजुकेशन का तरीका क्या होगा, उन सब चीज़ों को अगर हम लेकर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारा देश, हमारा गुड़गांव, हमारा प्रदेश, हर चीज़ एक अलग डायरेक्शन में मूव करेगा। जो कि आज इस फील्ड के अंदर एक चीज़ मैं और हाईलाइट करना चाहूँगा कि जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस सिस्टम के अंदर तमाम गैप्स हैं। उस गैप्स को अगर हम अपने राजनीतिक तरीके से, कुछ कंट्रोल के तरीके से अगर उसको हम इम्प्रूव कर सकें तो शायद ये स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, और हम जिस टाइम तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री के फॉर्म में पहुंच जाएगी, शायद उससे बहुत पहले हम पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और इस स्कोप पर पहुंचने के लिए, गुरुग्राम को और ज़्यादा विकसित करने के लिए, लेकिन सही पैमानों पे, देखिए विकास एक तरफ है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर किस तरीके से ये विकास खरा उतरता है वो भी उतना ही ज़्यादा, अगर आपको एक डेवलप्ड नेशन की तरफ आगे बढ़ना है तो उतना ही ज़्यादा वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। रियल एस्टेट की हम बार बार बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम में इस चीज़ का स्कोप है। गुरुग्राम में रियल एस्टेट के लिए जगह भी है,
निवेशक भी हैं और खरीदार भी हैं। लेकिन ऐसे में मुकेश जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि ये रियल एस्टेट जो बूम पर है, यहाँ से कई दफ़ा अतिक्रमण की खबरें सामने आती हैं, अवैध निर्माण की खबरें सामने आती हैं, अरावली क्षेत्र में भी अवैध तरीके से निर्माण किया जाता है, खुदाई की जाती है, ये खबरें भी सामने आती हैं। तो ऐसे में चूंकि बीजेपी की सरकार है लंबे वक्त से, तो पर्यावरणविद कई आरोप आप पे भी लगाते हैं। इससे निपटने के लिए आपका क्या रोड मैप है? कैसे निपटेंगे इससे, कैसे रोकेंगे इसे? अभी हमने ग्लोबल सिटी की ओपनिंग कल मुख्यमंत्री जी जब अभी पीछे आ रहे थे पिछले हफ्ते में, तो ग्लोबल सिटी बनाई जा रही है 1000 एकड़ के करीब में। उसका पूरा रोड मैप तैयार है सारा का सारा। उसमें बड़े बड़े अलग से उद्योग लगाए जाएंगे, एजुकेशन के हब होंगे और इंडस्ट्रीज का भी होगा, उसमें रेजिडेंशियल का भी होगा। वो एक अलग से प्लांट है गुरुगांव के लिए, क्योंकि गुरुग्राम में जैसा आपने कहा कि गुरुगांव अपने आप विकसित हो रहा है, तो गुरुगांव में जितने भी डेवलपर है वो सब के सब गुरुग्राम के अंदर हैं। अब ग्लोबल सिटी में हमने सबको बुलाया। उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी इसको ग्लोबल सिटी को अच्छी तरीके से विकसित करना चाहता है तो वो उसको वहाँ पर, उसमें सभी अलग अलग बिल्डर बुलाए गए। तो हमें लगता है कि वो भी एक अलग से गुरुग्राम होगा और उसको देखने के लिए वर्ल्ड में एक ऐसी चीज़ बन रही है कि हम पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा गुरुग्राम नज़र आएगा कि वास्तव में गुरुग्राम एक विकसित शहर है। जैसा गुरुग्राम हम चाहते हैं वैसा गुरुग्राम एक नया वहाँ पर बन रहा है। आने वाले समय में युवाओं को वहाँ रोजगार भी मिलेगा, एक प्लानिंग के साथ है। जैसे हम पूरे गुरुग्राम में घूमते हैं, हमने भी लगा कि विधानसभा में कई जगह ऐसा कि केवल बहुत आगे हैं, फिर यहाँ इंक्रोचमेंट जो लोग कर लेते हैं उनको हटाना बड़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि आम व्यापारी जो है वो अपनी दुकानों के सामने दुकान तो रखता ही है, उसके बाद में वो आगे टीन शेड डाल के वो आगे और बढ़ जाता है। तो पूरे गुरुग्राम के अंदर हमने जो भी रोड उस एरिया में, जैसे मैं अपनी बात करूं अपनी विधानसभा की, तो हमने देखो अभी अतुल कटारिया चौक से लेकर और भगत सिंह चौक तक दोनों तरफ रोड पूरा का पूरा घेरा हुआ रोड था। वो सारा का सारा प्लानिंग के साथ बिल्कुल भाट साहब ने सारा क्लियर करा दिया। अब कुछ दिनों बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच थी कि एक विकसित रोड बनाएंगे, तो शीतला माता का जो रोड होगा कुछ दिनों के बाद लोग उस रोड को देखने के लिए आएंगे। ऐसी प्लानिंग के साथ हम लोग चले हुए। लेकिन मुकेश जी, इसमें एक सवाल ये भी है कि गुरुग्राम में देखिए फ्लैट सिस्टम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, यहाँ पे कई लोग बाहर से आके भी रह रहे हैं और ऐसे रह रहे हैं कि यहाँ बसते जा रहे हैं। फ्लैट खरीदार यहाँ पर बहुत हैं। तो ऐसे में फ्लैट खरीदारों की परेशानियाँ यहाँ कब सुलझेंगी? क्योंकि कई ऐसे हैं जहाँ 8 से 10 साल हो गए हैं यहाँ पे फ्लैट खरीदे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी पोजेशन नहीं अटका है। 90% तक काम हो रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी पोजेशन नहीं हो पाई। इसके लिए ठोस योजना क्या है? कब होगी उनके पोजेशन भी इन खरीदारों की समस्या का समाधान? अभी जो फ्लैटों के बारे में जो आपने बताया कि जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सी कॉलोनी अच्छी है, राजीव नगर, उसके बाद में हमारे यहाँ शीतला कॉलोनी, लोगों ने अशोक विहार में वहाँ पर भी फ्लैट बना दिए। फ्लोर का तो रजिस्ट्री है अभी, लेकिन फ्लैटों की नहीं है। उसका कारण यह है क्योंकि वो अभी तक कोई पास ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि आप उनमें फ्लैट बना सकें। लेकिन जहाँ फ्लोर की बात आती है, पूरे गुरुग्राम में फ्लोर की रजिस्ट्री आज भी हो रही है, पूरा रजिस्ट्री अभी हो रही है, उसमें सुविधा भी मिल रही है, मीटर वगैरह भी मिल रहा है। लेकिन हमारा आने वाले निकट भविष्य में ये है कि जो यहाँ पर ये फ्लैट भी बने हैं, इनकी रजिस्ट्री अभी माननीय मुख्यमंत्री से करा के एक ऐसा कानून बना के कि हम इसको भी कराएं, फ्लैटों की रजिस्ट्री को भी, और उनको मूलभूत सुविधा भी मिल नहीं पाए। हाँ, क्योंकि एक आम जनमानस ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बगैर ही पोजेशन दे दिया, कि कईयों को अनफिट घोषित किया गया। वो जब इस सारी चीजों का जब एक विषय पे हम जब लोग चलेंगे तो ये फ्लैटों वाला करके उनको भी जन सुविधा मिलेगी, और हमें लगता है कि फिर रिवेन्यू भी हमारे पास आएगा, जनरेट होता है रिवेन्यू भी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उन फ्लैटों की रजिस्ट्री भी और पूरी सुविधा भी मिले गुरुग्राम के। निश्चित तौर पे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बसने आ रहे हैं उनको कई दफ़ा ऐसा होता है कि लंबे वक्त तक परेशान होना पड़ता है, और उसके बाद भी उनकी समस्या यही रहती है कि करोड़ों का पोजीशन लेने के बाद भी 90% तक उनसे पेमेंट वसूल लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। अभी हमारे गुरुग्राम के अंदर क्या पूरे हरियाणा मुख्यमंत्री नहीं, क्योंकि उद्योगपति मेरे साथ में बैठे हैं, हमारे छोटे उद्योग थे वो किसी भी उसमें फील्ड में नहीं आते थे, क्योंकि ना तो वो अनऑथराइज थे किस्म से। तो जैसे कॉलोनियाँ ऑथराइज की है, अब की बार हमने बजट सत्र में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र थे
वो सारे के सारे पास कर दिए। 10 एकड़ से अबाउ जितने भी थे, चाहे वो कादीपुर का था, चाहे वो दौलताबाद, मैं अपने क्षेत्र के, अपने गुरुग्राम के बता रहा हूँ। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का उन्होंने स्वागत भी किया आज से 3 दिन पहले। जितने भी उद्योग थे, छोटे लघु उद्योग, वो सारे के सारे पास कर दिए। जैसे कॉलोनियां पास करते हैं, ऐसे उद्योग भी पूरे हरियाणा में पास कर दिए गए। चलिए प्रदीप जी, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे घर घर शिक्षा पहुंचाने की, और किस तरीके से घर घर शिक्षा पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं। साथ ही साथ में ये जो समस्या का जिक्र हम कर रहे थे रियल एस्टेट को लेके, इसके साथ ही कई दफ़ा स्कूलों में भी इस प्रकार की परेशानियां आती हैं। जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं उसमें भी, साथ ही साथ में प्राइवेट स्कूल्स में भी। तो ऐसे में शिक्षण संस्थानों के लिए क्या नियम होने चाहिए, और शिक्षा को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम में उन लोगों तक जो प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो सरकारी स्कूलों में, सरकारी शिक्षण संस्थानों में क्या बदलाव होने चाहिए? देखो, सरकार तो सरकार है। सरकार जब चीज़ें अडॉप्ट करती है तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने अभी नीतियों की बात करी, सरकारें आती हैं, नीतियां बनती हैं, तो जो गवर्नमेंट जॉब गायब थी वो गवर्नमेंट जॉब बरसने लगती हैं। सरकार जब आती है तो रोड बनने लगते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार थी, गुड़गांव परेशान था पिछले 2 साल से, बट अब जब रोड बनने लगे हैं तो यही गुड़गांव चकाचक हो जाएगा। मेरे ख्याल से यदि सरकारें, प्राइवेट स्कूल ऑनर्स भी और प्राइवेट स्कूल्स भी सोसाइटी का ही पार्ट हैं, गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ हैं, तो यदि सरकार चाहे तो जो चीज़ें जैसे पहले 134A था उन बच्चों के लिए जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट RTE लेके आई, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में भी ढेर सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी और राइट टू एजुकेशन, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, यदि सरकार ढंग से इम्प्लीमेंट करेगी तो मेरे ख्याल से जो नज़दीक उस स्कूल के आसपास के जितने बच्चे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या EWS सेक्शन से आते हैं, उन सब का भला तो हो ही जाएगा। एट द सेम टाइम सरकार बहुत सारी चीज़ों पे सब्सिडी दे सकती है। सरकार बसों पे सब्सिडी दे सकती है ताकि उसको फर्दर आगे बढ़ाया जा सके। सरकार उनके इंश्योरेंस पे सब्सिडी दे सकती है। सरकार ई-लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकती है, उनके टैबलेट्स प्रोवाइड कर सकती है। मेरे ख्याल से नीतियाँ तो प्राइवेट स्कूल संचालक जितने प्राइवेट स्कूल ऑनर्स हैं या जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट, उन सबको साथ लेके बैठ के यदि रोड मैप बनाया जाए, विधायक जी बैठे हैं खुद, ये उस कमेटी का हिस्सा बने, तो बहुत हद तक जितने मौजूद आदमी हैं, मैं तो इनके कहने से भी 50 बच्चे फ्री पढ़ा दूँ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इनका कहना एक मुश्त मान जाएंगे। बट फिर भी ज़रूरी है कि जहाँ पर्सनल भाईबंदी से ऊपर उठ के सरकार कुछ नीतियाँ बना दे जिसके चलते जो प्राइवेट, जो बजट स्कूल हैं खासकर। बिल्कुल, और मेरा मानना है कि यहीं आपके सामने बैठे हैं मुकेश जी, तो इस प्रकार से इनिशिएटिव ज़रूर लेंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें निरंतर प्रयास किए जा सकते हैं और निरंतर बढ़ोतरी हो सकती है। मैं लौटूंगी। बजट स्कूलों का इंपॉर्टेंट है कि बजट स्कूलों को, जैसे आपने शहर का मुद्दा उठाया था कि जिनको जमीन कम पड़ रही है, जिनको जैसे सरकार ने नॉर्म्स घटाए, पहले 5 एकड़ में स्कूल खुलता था 12वीं तक का K-12 स्कूल, बाद में वो 2.5 एकड़ हुआ, गुड़गांव केस में वो 1 एकड़ हो गया, अब फर्दर रिड्यूस करके 0.9 कर दिया गया जमीन की बात करें तो उसी तरीके से जो पहली से 5वीं के स्कूल हैं, 8वीं के स्कूल हैं, उनके भी यदि जमीन के नॉर्म्स घटा दिए जाएं तो आने वाले कल में जो गुड़गांव शहर है वो नो डाउट बहुत सारे लोगों को अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करा पाएगा। निश्चित तौर पे, और अफोर्डेबल एजुकेशन आज के समय में उतनी ही ज़रूरी है जितनी बाकी बुनियादी सुविधाएं हैं। पीके जी, मेरा एक छोटा सवाल आपसे रहेगा, चूंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं बार बार, और किन पैमानों पे आपको लगता है कि विकास तो हुआ गुरुग्राम में लेकिन कहीं कमियां रह गई? मानसून के समय में जल भराव की समस्या देखी जाती है, बिजली पानी की समस्या अभी भी गुरुग्राम में, एक विकसित शहर है, एक स्मार्ट शहर है, लेकिन उसके बावजूद भी, विकास होने के बावजूद भी इन प्रकार की समस्याओं से जूझना यहाँ के लोगों को पड़ता है। तो वो कहाँ चूक रह गई, कहाँ सुधार हो सकता है? मैं इस चीज़ को फिर आपको एक चीज़, बहुत पुरानी चीज़, और जब चूँकि सेंटर में भी भाजपा की गवर्नमेंट है, जब मोदी जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने काफ़ी दुनिया का भ्रमण किया और उन्होंने देखा कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे पास नहीं थी वो विदेशों में हुआ करती थी। उसके सेकंड टेन्योर के बाद में हमको इंडिया में भी दिखाई पड़ने लगा कि वो टेक्नोलॉजीज़ इंडिया के अंदर हैं। अभी अगर हम अपनी कंट्री की ही बात करें, कंट्री में हमें जहाँ तक आइडिया है और जहाँ पर हम लोगों से बातचीत किया है, 2 स्टेट ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, जहाँ पर जो सिस्टम डेवलपमेंट की बात होती है, क्योंकि हम सिस्टम की इंडस्ट्री से आते हैं तो हम सिस्टम की बात पर ज़्यादा जोर देते हैं, और वहाँ पर जो उन गवर्नमेंट ने ये अप्लाई किया है कि जितने भी ग्राम पंचायत हैं
वहाँ पर उस लेवल पर भी सिस्टम डेवलपमेंट किया जाए, उनका एक एथेंटिक लेवल पर एक एथिकल बॉडी के थ्रू सर्टिफिकेशन कराया जाए, जिससे कि जो मूलभूत परेशानियां हैं उस लेवल पर वहाँ पर भी उनको कंट्रोल किया जा सके। हमने कुछ जगह पर विजिट भी किया है, देखा भी है, कर्नाटका में भी और उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ग्राम समाज लेवल पर भी काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं और इम्प्रूव के साथ साथ उनका एविडेंस भी है कि उन्होंने उस चीज़ को एक लेवल से ऊपर उठा करके डेवलपमेंट किया है। हमारे ख्याल से अगर ये सिस्टम हरियाणा के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाए और उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करके इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि हमारी ये समस्याएं भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। निश्चित तौर पे, और इन समस्याओं का जितनी जल्दी समाधान हो उतना त्वरित रूप से गुरुग्राम का विकास हो सकता है। ये बुनियादी समस्याओं से यहाँ की जनता को जूझना नहीं पड़ेगा। मुकेश जी, मेरा सवाल अब आपसे है, क्योंकि हरियाणा में हम बार बार इन बुनियादी समस्याओं की बात कर रहे हैं। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को और ज़्यादा क्या आपको लगता है कि अधिकार संसाधन दिए जाने चाहिए ताकि ये जो शिकायतें आ रही हैं उनका त्वरित निपटान किया जा सके, त्वरित उसका समाधान निकाला जा सके? साथ ही साथ में, चूंकि हम फ्लैट्स की बात कर रहे थे, बिल्डर्स की बात कर रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि RWA के साथ में मिलकर आपको कोई नियंत्रण कानून या फिर किसी तरीके की योजना बनानी चाहिए जिससे इन पर शिकंजा कसा जा सके? अभी आपने बिल्डर भाई बैठे हैं तो इन्होंने बताया, तुरंत मुझे इंडस्ट्रियल बैठे हैं, तो मुझे लगा कि अभी इन्होंने एक विषय रखा कि हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश में ऐसा रहा कि वहाँ पंचायत तक उद्योगपति काम कराते हैं। पहले हमारे यहाँ भी ऐसा था, क्योंकि सबसे पहले यहाँ उद्योग जो लगा वो मारुति उद्योग लगा। मारुति उद्योग ने हमारे जो इर्द गिर्द के गांव थे वो सब के सब गोद ले रखे थे, उसमें जो भी कार्य होते थे वो सब मारुति उद्योग कराता था। मैं कहता हूँ आज उद्योगपतियों के लिए आज भी खुला दरबार है कि आज भी ये लोग बड़ा मन करके सरकार भी काम कराएं। बहुत सी कॉलोनी ऐसे है जहाँ इनके वर्कर रहते हैं, तो वहाँ जैसे मेरा नज़दीक है बिल्कुल, मेरी विधानसभा में 3-4 कॉलोनियाँ मैं ऐसी बता सकता हूँ, जैसे शीतला कॉलोनी हुई, अशोक विहार हुआ, उधर धर्म कॉलोनी हुई। इन लोगों में जो भी कर्मचारी रहते हैं वो प्राइवेट उद्योगों में ही जॉब करते हैं, तो आज उनका विकसित कराने के लिए भी हमारा सहयोग करें और उससे हम भी ज़्यादा सरकार से भी काम कराएं। लेकिन ये भी जब उद्योगपति भी कंधे से कंधा मिला के चलेगा तो गुरुग्राम और विकसित होगा। निश्चित तौर पे, और देखिए ये बात तो कहीं से कहीं तक छुपी नहीं है कि एक साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के, चाहे प्रशासन हो, तंत्र हो, उद्योगपति हो, शिक्षण संस्थान हो, सभी के साथ मिलके ही ये काम किया जाना है। लेकिन उसकी नींव कहाँ रखी जाएगी उन योजनाओं की और किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप लोगों से जानने को मिला है कि गुरुग्राम में बुनियादी समस्याएं कहाँ कहाँ हैं और किस तरीके से उनका समाधान किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों का ही हमारे साथ ये मंच साझा करने के लिए।